बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़श्ता नवंबर में मार्शल लॉ लगाने की जो साजिश जनरल अज़हर अब्बास ने की थी, उसमें इमरान खान भी मुलव्वस था। जनाब असद अली तूर साहब ने अपने व्लॉग में ये पूरी तफसील अगरचे बताई है कि ये मार्शल लॉ लगाने का किस्सा क्या था, लेकिन उसमें उन्होंने इमरान खान का जिक्र तो नहीं किया इस हवाले से कि वो भी मुलव्वस थे, लेकिन वो मुलव्वस थे। साजिश का खुलासा ये है कि एक तो जनरल अज़हर अब्बास खुद नया आर्मी चीफ बनना चाहता था, और फिर इसके अलावा कुछ चंद जर्नैल ऐसे थे जो किसी सूरत भी मौजूदा आर्मी चीफ को इस ओहदे पर नहीं देखना चाहते थे, उनका रास्ता रोकना चाहते थे। उनकी पूरी तफसील उन्होंने तूर साहब ने बताई है, और फिर ये भी बताया है कि किस तरह जनरल अज़हर अब्बास ने ये धमकी दी कि अगर मुझे तुमने आर्मी चीफ न लगाया तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। इसके लिए उसने तैयारी कर रखी थी, और कुछ कोर कमांडर उसके साथ थे, और बाजवा भी इसके साथ मिल गया था, क्योंकि बाजवा मायूस हो गया था कि उसे तौसीह नहीं मिल रही। तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब भी जर गए थे, डर गए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनको कहो कि ठीक है, मार्शल लॉ तुमने कल लगाना तो आज लगा दो, आज लगाना तो अभी लगा दो, हमें कोई परवाह नहीं है। वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इमरान खान किस तरह मुलव्वस था। आपको याद होगा कि इमरान खान ने उन दिनों ये बयान 2 से ज़्यादा मरतबा, 3 मरतबा कम से कम उसने ये बयान दिया कि शहबाज शरीफ का लगाया हुआ आर्मी चीफ हम नहीं मानेंगे, शहबाज शरीफ किसी सूरत आर्मी चीफ नहीं लगा सकता। और पार्टी के इजलास में जो बाद में पार्टी के लोगों ने बताई बातें, इमरान खान ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जिसे लगाना चाहता है, शहबाज शरीफ तो खैर नहीं लगाना चाहता था, ये नवाज शरीफ का आर्डर था, तो शहबाज शरीफ जिस आर्मी चीफ को लगाना चाहता है वो कभी नहीं लग सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये गारंटी उसने किस बुनियाद पर की? इसलिए कि उसे यकीन था कि ये आसिम मुनीर साहब जो हैं आर्मी चीफ के लिए नहीं बन सकेंगे, और इनका नाम वो समरी में नहीं आएगा, और वही हुआ, समरी में उनका नाम नहीं आया। फिर जब नवाज शरीफ ने मुदाखलत की और शहबाज शरीफ ने ये पैगाम पहुँचाया कि बाजवा को कि अगर आपने समरी में ये नाम नहीं डाला तो मेरे पास इख्तियार है कि मैं इन समरी को एक तरफ रखते हुए अपनी तरफ से किसी को भी आर्मी चीफ लगा सकता हूँ, ये मेरे पास इख्तियार है। उधर से मार्शल लॉ की धमकी से भी आस्ता आस्ता हवा निकलना शुरू हो गई, जब अजहर जावेद के साथी जो थे वो उससे किनारा कश हो गए और एक तरफ हो गए, तो फिर वो भी खामोश हो गया, उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ा। तो इमरान खान की पूरी साजबाज थी। इमरान खान के 2-3 एम्स थे। एक तो ये है कि वो ज़ाहिर है आपके इल्म में है कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहता था, लेकिन उसका नाम तो आ ही नहीं रहा था। फिर ये है कि आसिम मुनीर को, उसकी असल जो जंग थी वो आसिम मुनीर साहब से थी। क्यों थी? ज़ाहिर है कई उसकी वजूहात होंगी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि आसिम मुनीर साहब की शोहरत ये है कि वो एक ईमानदार और प्रोफेशनल आदमी है, उनकी मार्शल लॉ लगाने की कोई एम्बिशन नहीं है, वो करप्शन पर यकीन नहीं रखते, जो कि इमरान खान को एक करप्ट आर्मी चीफ चाहिए था। और आर्मी में करप्शन तो है, आपके इल्म में है। मसलन ये जो अभी कर्नल लियाकत को पकड़ा गया है, इसको यानी बाहर नहीं जाने दिया गया, तो उसके बारे में ये पता चला है कि इसकी लंदन में अरबों रुपए की जायदादें हैं। नवाज शरीफ की जायदादों से कम 10 गुना मालियत की इसकी जायदादें हैं। जब एक कर्नल लेवल का आदमी इतनी करप्शन कर सकता है, तो फिर उसके अलावा आप आसिम बाजवा को देखिए, वो खरबोपति है। तो इमरान खान को ऐसे आदमी सूट करते थे। बाजवा खुद करप्ट है, कमर जावेद बाजवा परले दर्जे का करप्ट, बेईमान, बदनवान, उसने भी जायदादें बनाई हैं। ये जो 12 अरब का मशहूरी चल रही है कि उसकी जायदादें 12 अरब की है, 12 अरब तो कुछ भी नहीं है इन लोगों के लिए। इनके लिए तो ऐसे ही है जैसे एक आम क्लर्क की तनख्वाह उसे जो मिलती है, तो अगर वो 50 रुपये का नोट किसी पर 50 रुपये की रकम किसी इजाफी चीज़ पर खर्च कर दे, तो इनके लिए तो 12 अरब इस तरह इससे ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। इनकी तो खरबों की जायदादें, क्यानी को देख लें, क्यानी की कितनी जायदादें हैं, मुशर्रफ की कितनी जायदादें हैं, राहील शरीफ की कितनी जायदादें हैं। ये सारे लोग, इन्होंने तूफ़ान मचा रखा था, और उस तूफ़ान से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये दुहाई एक मचाई हुई थी अपने एक 5th जनरेशन वार, ला हौला वला कुव्वत किस्म की टर्म जो थी, उसकी जाली किस्म की टर्म। कौन सी जंग भाई, कहाँ की जंग? लेकिन वो जो चलाई गई थी कैंपेन, वो इसीलिए थी कि लोगों की तवज्जो इनकी करप्शन की तरफ ना जाए, इनकी लूट मार की तरफ ना जाए, इनकी अय्याशियों की तरफ ना जाए। इन्होंने फिर एक ये बनाया ISPR के ज़रिए, गफूरे ने और दूसरों ने, जिनमें हज़ारों अफराद को सरकारी ख़जाना से, दिफाई फ़ंड से रकूम दी गई कि तुमने
प्रोपगंडा करना है आइन के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़, और ये जो शोशे उड़ते रहे थे मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ एक कैंपेन, कभी सदारती निज़ाम के हक़ में एक कैंपेन, ये सारी इन शैतानों की एक मुहिम थी जिसका अब वो सारे का सारा किला जो है वो मलिया मेट हो गया। और आने वाले दिनों में बहुत अहम किस्म के रिटायर्ड अफसरों के ख़िलाफ़ ये जो कर्नल लियाकत ब्रिगेडियर शफीक है, बात इससे आगे जा रही है और इनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात भी होंगी, क्या पता किसी कईयों के कोर्ट मार्शल भी हो जाएं। ये गंद जो है ये अब साफ़ होना शुरू हो गया, गंद अब भी है लेकिन ये साफ़ होना शुरू हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसका कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि ये कुछ होगा। और यहाँ मुझे वो मिसरा याद आ रहा है कि अफलाक से आता है नालों का जवाब। आखिर 75 साल से ये कौम फरियाद कर रही थी, नाले कर रही थी कि इस गंद से इनकी जान छुड़ाई जाए, तो वो अब कहीं जाकर उनका जवाब मिलना शुरू हुआ है। लेकिन अभी ज़ाहिर है ये गंद के कोहे हिमालया उन्होंने बना दिए हैं जाने वालों ने, तो ये इनको साफ़ करना तो बड़ी बड़ी दूर की बात है, काफ़ी टाइम की बात है। इसकी सतह जो है बुलंदी उसकी उसे थोड़ा कम करने में भी इतना टाइम लगेगा कि लोग ये समझेंगे कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब आप देखें कि दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ गया, दुनिया में पाकिस्तान की वीडियो चल रही हैं कि यहाँ लोगों को आटा नहीं मिल रहा, यहाँ लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, यहाँ डबल रोटी इतनी महंगी हो गई है, यहाँ ये चीज़ हो रही है, यहाँ वो चीज़ हो रही है। जिस तरह किसी ज़माने में आपको याद होगा कि अखबारात में सोमालिया की तस्वीरें छपा करती थी और लोग पढ़कर उनको देखकर तौबा तौबा करते थे, हमदर्दी करते थे, फाकों से मरते हुए लोग। पाकिस्तान की ये फ़ज़ा इन्होंने बना दी है। बाजवा ने, रहील शरीफ ने, फैज़ ने, गफूरे ने, इस तरह के 6-7 लोगों ने, आसिम बाजवा जो पहला था ISPR का उसने, और इमरान ख़ान, इन सब का मोहरा था। और इमरान ख़ान ने इन सब के आर्डर पर पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी तो इन लोगों का ख्याल था कि लोग भूल जाएंगे कि सियासत क्या होती है, आइनी हकूक़ क्या होते हैं, जमहूरियत क्या होती है, करप्शन क्या होती है। उन्हें सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। वो तंदूरों पर कतार लगाए खड़े होंगे, जहाँ राशन से उन्हें रोटी मिलेगी तो हमारे ख़िलाफ़ कौन जुलूस निकालेगा। ये सारे प्रोग्राम उनके मलिया मेट हो गए। तो इमरान ख़ान को फिर किस तरह थप्पड़ पड़ा जब एकदम खबर आई कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान कर दिया गया है, वज़ीर आज़म ने दस्तखत कर दिए हैं। तो उस रात इमरान ख़ान पर तो गशी के दौरे थे, यानी इस्तिलाही तौर पर नहीं बल्कि मानवी तौर पर उस पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी थी, जब उसने ये देखा कि ये मामला नहीं टल रहा है तो फिर उसने बाजवा की एक्सटेंशन का मुतालबा किया। उस मुतालबे के पीछे यही था कि आसिम मुनीर ना आ जाए। आसिम मुनीर से इतना क्यों डरता है, ये सारी कहानी अब खुल गई है। नाज़रीन, अब सवाल है कि पंजाब में इलेक्शन कब होंगे। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है एक जज साहब ने कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मशवरा करे और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का ऐलान करे। अच्छा, इस पर कानूनी जो बहस है वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे तो कानून की दफ़ात का भी पता नहीं है कि जिस तरह लोग जो कानून के माहिर हैं वो ये बताते हैं कि फ़लाँ शिक के साथ फ़लाँ शिक जुड़ी हुई है, इस शिक से ये शिक निकाली जा सकती है, इसका ये मतलब है, इसको इस तरह इम्प्लाई किया जा सकता है। उस बहस में जाए बगैर मैं आपको जो ख़बर की बात है वो बता रहा हूँ। ख़बर ये है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब हुकूमत चाहेगी या जब चाहने वाले चाहेंगे। तो आइनी दफ़ात वगैरह जो हैं वो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन हुकूमत आइन को छेड़े बगैर, आइन को ख़राब किए बगैर इलेक्शन तब होंगे जब हुकूमत चाहेगी। PTI की मर्ज़ी से इलेक्शन नहीं होने वाले। नाज़रीन, वो अब राजा रियाज को मुबारकबाद देना बनती है जो वहाँ असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सीट पर बैठा PTI का मुँह चढ़ा रहा है। PTI वालों ने बड़ा जश्न मनाया कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता इन सीटों पर, और ये सीटें जो है ये इनकी रुकनीत बहाल हो गई, ये इस्तीफ़े मुस्तरद हो गए। हालांकि ऐसा नहीं था। तब जो तहरीरी फ़ैसला आया तो उसमें ये साफ लिखा था कि स्पीकर के नोटिफिकेशन को हम नहीं छेड़ रहे, वो अपनी जगह बरकरार है। यानी ये कि मुस्ताफ़ी हैं। PTI ने पूरा प्लान बनाया था कि इनके ये 40 रुकन जो है, ये 43 जितने भी हैं वो जाएंगे कौमी असम्बली और जाकर मुतालबा करेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो चेयरमैनशिप है वो हमें दी जाए। ऐसा वो आइनी तौर पर कर सकते थे अगर वो चाहते, यानी इस्तीफ़ा देने से पहले। इस्तीफ़ा देने के बाद से उनकी हाथ से ये चीज़ निकल गई। जो एक उम्मीद हाई कोर्ट के ज़ुबानी फ़ैसले से इन पर तारी हुई थी वो फिर अगले दिन मलिया मेट हो गई। अब राजा रियाज बैठा है, राजा रियाज ही बैठा रहेगा,
क्योंकि ये मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ज़िमनी इंतखाबात में इनके कितने आदमी जीतेंगे ये अभी पता नहीं है, लेकिन जो नतीजा है वो यही है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद भी अपोजिशन की चेयरमैनशिप पर की कुर्सी पर राजा रियाज साहब ही बैठा रहेगा। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जो सेनेट में तकरीर की उसकी धमक बहुत दूर तक गई है और बहुत गहरी चोट पड़ी है, इतनी गहरी कि इससे पहले इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। और यानी एक किस्म की बौखलाहट और परेशानी और अब क्या करें वाली सूरत हाल है। तो नाज़रीन, अदलिया को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अदलिया जितनी मुतनाज़ा हो गई है इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। अब देखिए सोशल मीडिया पर क्या कुछ आ रहा है, बल्कि प्रिंट मीडिया पर भी चीज़ें, टीवी प्रोग्रामों के दरमियान भी इनका जिक्र हो रहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है। किसी का फ़ोन जाता है कि मेरे दामाद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो एयरपोर्ट से लेकर मेरे घर तक रूट लगाओ, रेड कारपेट इस्तकबाल दो, प्रोटोकॉल दो, इतनी गाड़ियाँ दो। कोई कह रहा है हमें मैच दिखाओ, मैच के लिए गाड़ियाँ भेजो, पास भी भेजो, प्रोटोकॉल भी दो, सिक्योरिटी भी दो, और वहाँ स्टेडियम में वीआईपी सीटिंग भी करो। इस तरह की चीज़ें सारी बाहर आ रही है। किसी को अपनी बेटी की नौकरी के लिए दबाव डाल रहा है, धमकियाँ दे रहा है। किसी के 2-2, 3-3 प्लाट हैं, 4-4 प्लाट हैं। वो जो इस्लामाबाद में एक ऊंची बिल्डिंग है, हाइट्स बिल्डिंग, उसमें रिहाइशगाह हैं, फ्लैट, ये सारी धांधलियाँ अब बेनकाब हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अब बेनकाब हो रही हैं। माजी में नहीं सोच सकते थे कि ये चीज़ें बाहर आएंगी। तो अब कच्चे चट्टे खुल रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में पता नहीं कितने कच्चे चट्टे खुलने हैं, जिसके बाद खल्क़ खुदा जो है वो तौबा तौबा करेगी या अश कर उठेगी, ये पता नहीं। लेकिन मुतनाज़ा इन्होंने कर दिया है कि किस तरह वो क्या कहते हैं कि इश्क में हद से गुजर जाने को दिल चाहता है। तो इन लोगों का, इनमें से बाज़ का ये दिल जो है इमरान खान के इश्क में ये हद से गुजर गए थे। जब हद से गुजर जाते हैं तो फिर फ़रीक़ मुखालफ की तरफ से भी, फ़रीक़ मुतअस्सिर की तरफ से भी रिएक्शन आता है। और इरफान सिद्दीकी ने जो तकरीर की है वो अब उसका एक फ़िक्रा तो कम से कम पाकिस्तान के हर आदमी की ज़ुबान पर आ गया है कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक चीफ जस्टिस था जो ईमानदार था, बाकी सारे बेईमान, करप्ट, बदनवान, बेज़मीर, ज़मीर फरोश, ईमान फरोश थे, तो फिर क्या इसका रद्द-ए-अमल आएगा। ज़ाहिर है ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इरफान सिद्दीकी ने ये बात लगा कर कही कि अगर हम भी ये कहें कि तुम्हें ये क्या हक़ है कि तुम ये कहो कि सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार आया था। और इरफान सिद्दीकी ने वाज़े कर दिया सेनेट के इजलास में, वो तारीख़ी इजलास था, एक ही आदमी की तकरीर हुई, लेकिन वो एक सैंपल था कि अब इस तरह की तकरीरें और भी होंगी कि आइन लिखना, आइन बनाना, आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जज हजरात मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। ये क्या तरीक़ा वारदात है कि आइन पार्लियामेंट एक आइन लिखे और 3 आदमी बैठकर उसे रीराइट करने बैठ जाए, जो न अवाम के नुमाइंदे हैं बल्कि हुकूमत के इदारे, रियासत के मुलाजिम हैं। वो रियासत के मुलाजिम 3 आदमी बैठकर आइन रीराइट कर दें, आइन में तरमीम कर दें, आइन में किसी तरमीम को मुअत्तल कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है जो अदलिया के लिए खुल गया है। और आने वाले दिनों में अगर अदलिया ने अपने इदारे की वक़ार का ना सोचा तो फिर ये सूरत हाल एक ऐसी अनार्की की तरफ जाएगी जिसमें अदलिया का एहतराम भी एक मजाक बन जाएगा। जिस तरह के कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को एक मजाक बनाकर रख दिया, वो एक तवील प्रोपेगेंडा के पाकिस्तान की सारी करप्शन सियासतदान करते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान की 95% करप्शन ये 2 जे करते हैं, एक जे एक जी। उर्दू में दोनों जी में, अंग्रेज़ी में एक आप जे लगा लें और एक आप जी लगा लें। ये पाकिस्तान की 95% करप्शन इन लोगों ने की है, 5% करप्शन बाकी सारे मुल्क ने की है। तो अब उसका भी वो जो है कली खुल चुकी है कि सियासतदान करप्ट होते हैं। लंदन में जितने सियासतदानों की जितनी जायदादें हैं वो सारी जायदादें मिलकर भी कर्नल लियाकत की जायदाद से कम है। तो अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल क्या है। जबकि सियासतदानों की जो जायदादें हैं, मसलन नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं, तो नवाज शरीफ की फैमिली 1950 की दिहाई की अखीर से वो बिज़नेस में है। अयूब खान के ज़माने में जब अयूब खान था तो उस वक्त मियाँ शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री एक पाकिस्तान के बड़े कारखानों में से एक कारखाना समझी जाती थी, पाकिस्तान के बड़े कारखानों में। तो उनका तो बिज़नेस था, चलिए फ़र्ज़ मान लेते हैं कि उन पर बेईमानी का इल्ज़ाम भी होगा, लेकिन उनका बिज़नेस था। वो इस बिज़नेस की वजह से उन्होंने जायदादें बनाई, कुछ टैक्स बचाए होंगे, कुछ और हेरा फेरी की होगी, मान लेते हैं। साबित अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन उनकी तो बुनियाद थी। ये कर्नल लियाकत की क्या बुनियाद थी
یہ جنرل باجوہ کی کیا بیس تھی، یہ راہیر شریف کی کیا بیس تھی، یہ آصف باجوہ کی کیا بیس تھی؟ ان کا تو کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کی تو کوئی زمینیں بھی نہیں تھی، تو یہ کھربوں پتی کیسے بن گئے؟ اربوں پتی نہیں، اربوں پتی والی بات جھوٹ ہے، یہ وقت آنے پر کھلے گا کہ اربوں پتی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ بیٹے، داماد، بیٹوں کی سالیاں، ان کے بھانجے، بھتیجے، محلے دار تک وہ اربوں پتی ہو گئے، کروڑوں پتی ہو گئے۔ یہ ساری دولت جو ہے جس لوٹی گئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی 70% عوام جو ہے اس وقت، 50% سرکاری گنتی ہے، لیکن ایکچولی 70% عوام جو ہیں وہ بڑی مشکل سے روٹی کھا رہے ہیں۔ اگر کھانے کا خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اگر کپڑے خریدنے پر پیسے خرچ کرتے ہیں تو دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لباس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو دوسری ضروریات کو چھوڑیے۔ یہ سب ان حضرات کا کیا دھرا ہے، جیز اور جیز کا، جنہوں نے پاکستان کی 95% دولت خرد برد کر لی اور تباہی مچا دی، پاکستان کو صومالیہ بنا دیا۔ وہ ملک جس کے بارے میں پریڈکشن کی جا رہی تھی 1950 کی دہائی میں یہ ایشیا کا تیسرا یا چوتھا بڑا صنعتی ملک ہوگا، اور جس کے بارے میں 1990 کی دہائی میں یہ پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ یہ بہت جلد ہی تائیوان اور سنگاپور اور ملایا اور جنوبی کوریا کے بعد ایشیا کی ایک بڑی معیشت ہوگا، انڈیا سے آگے ہوگا۔ آج وہ اس کی صورتحال افغانستان سے بھی بری ہے، انڈیا سے بھی بری ہے، بنگلہ دیش سے بھی بری ہے۔ بنگلہ دیش کی حالت تو بہت اچھی ہو گئی۔ بنگلہ دیش تو ہمارے حوالے سے، ہمارے ریفرنس سے، جو ہمارے پیمانے ہیں ان کے حساب سے خوشحال ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ پاکستان پسماندہ سے پسماندہ ہوتا جا رہا ہے، اگرچہ یہاں بڑے شہروں میں پوش ایلیٹ کلاس کی جو سوسائٹیاں ہیں وہ بھی پھل پھول رہی ہیں، کیونکہ سارا پیسہ تو وہ لے گئے۔ لیکن عوام کی حالت کیا ہے کہ اگر آج ایک فیملی کا اپنا مکان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے بچے، 2 بچے، 3 بچے، 4، جتنے بھی بچے ہوں، 4 بچے ہوں، تو وہ جب بڑے ہوں گے، شادیاں کریں گے، تو اس مکان میں نہیں رہ سکتے، وہ نیا مکان تلاش کریں گے، کرائے کا مکان، تو کرایہ دینے کی ان میں طاقت نہیں ہے، نیا مکان بنانے کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ انہوں نے بربادی اتاری ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو ایک نامرادی ملی ہے راجہ ریاض کے بارے میں، دوسری نامرادی ان کو پنجاب کے الیکشن میں ملنے والی ہے، تیسری نامرادی ان کی جیل بھرو تحریک کی ضلالت کی شکل میں ملنے والی ہے، اور چوتھی نامرادی عمران خان کی گرفتاری کے بعد کوئی عوامی رد عمل نہ ہونے کی صورت میں ملنے والی ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے آج، اور پھر جب یہ وقت آئے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔